हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म का एक और केस लेके आए हैं। द टर्म इज प्लियोट्रॉपी। अब देखो बच्चे, अभी तक आपने क्या पढ़ा था? मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने कहा था कि हर एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक पेयर ऑफ फैक्टर है। ठीक है, मतलब एक करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लियोट्रॉपी में क्या है? प्लियोट्रॉपी में इट इज अ मल्टीपल इफेक्ट ऑफ अ जीन। दैट मीन्स एक जीन सिर्फ एक ही करेक्टर को कंट्रोल नहीं कर रहा। जीन या एक फैक्टर सिर्फ एक करेक्टर को कंट्रोल नहीं कर रहा, वो एक से ज्यादा करेक्टर्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक जीन बहुत सारे, एक पेयर ऑफ फैक्टर्स या एक पेयर ऑफ जीन्स बहुत सारे करेक्टर को कंट्रोल करता है, बहुत सारे करेक्टर्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। हाँ, ये हो सकता है कि सभी करेक्टर्स को वो इक्वली कंट्रोल ना करे, इक्वली उसका इन्फ्लुएंस सभी करेक्टर्स पे ना हो, लेकिन बहुत सारे करेक्टर्स को वो कंट्रोल करता है। अब देखें प्लियोट्रॉपी का बेसिस क्या है। ठीक है, मतलब क्यों होता है प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट जो जीन्स का है वो क्यों होता है? क्या होता है कि सभी जितने भी करेक्टर्स हमारी बॉडी में हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में करेक्टर्स वो शो करते हैं, तो उन सभी के एक्सप्रेशन के लिए क्या होता है? वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं। ठीक है, अगर एक करेक्टर के मेटाबॉलिज्म में जो प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं वो दूसरे किसी करेक्टर के एक्सप्रेशन के मेटाबॉलिज्म में अगर वो भी वही प्रोडक्ट्स उसमें भी यूज हो रहे होंगे, तो फिर उन मेटाबॉलिक पाथवेज को हम क्या कहेंगे? इंटर रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवेज। ठीक है, तो ये जो इंटर रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, दे लीड टू प्लियोट्रॉपी। ठीक है, अच्छा अब देखें प्लियोट्रॉपी की एग्जांपल्स। प्लियोट्रॉपी की वजह से फिनाइल कीटोन यूरिया होता है। ठीक है, एक डिजीज है। इसमें एक्चुअली होता क्या है? एक जीन जो फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम बनाने में हेल्प करता है, उस जीन में म्यूटेशन हो गया। ठीक है, अब उस जीन का ये जो एंजाइम जो इस जीन से बन रहा था वो मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा था, वो हेयर के पिगमेंटेशन में हेल्प कर रहा था, वो स्किन की पिगमेंटेशन में हेल्प कर रहा था। जब ये जीन में म्यूटेशन हो गई तो ये तीनों जो हमारे करेक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस हुए, मतलब मेंटल रिटार्डेशन हो गई, मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाई, हेयर और स्किन पिगमेंटेशन में भी रिडक्शन हो गई। तो एक जीन ने 3 करेक्टर्स को कंट्रोल किया। अब देखो, ये जो एंजाइम था फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम जो कि ये जीन बना रही थी, वो इन 3 जगहों में इनका जरूरत थी। ठीक है, इन तीनों जगहों में ये यूज हो रहा था, मतलब ये इसका मेटाबॉलिक पाथवे, इसका मेटाबॉलिक पाथवे और ये इसका मेटाबॉलिक पाथवे, इन तीनों करेक्टर्स का मेटाबॉलिक पाथवे इंटर रिलेटेड था। मतलब ये जो एंजाइम था वो इन तीनों जगह चाहिए था, और ये जो एंजाइम था वो बन सिर्फ एक ही जीन से रहा था। ठीक है, अब वैसे ही ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, अगर इस ऑर्गेनिज्म में हम देखें, जिसको हम अगर कॉमन लैंग्वेज में कहें तो क्या कहेंगे हम इसको? फ्रूट फ्लाई। ठीक है, तो फ्रूट फ्लाई जो है, फ्रूट फ्लाई में अगर हम देखेंगे तो जो जीन आई के कलर को कंट्रोल करती है वही जीन दूसरे ऑर्गन्स के कलर को भी कंट्रोल करेगी। तो अगर इस जीन में आई कलर की जो जीन है उसमें अगर कोई चेंज आ जाती है, म्यूटेशन आ जाती है, तो फिर दूसरे ऑर्गन्स के कलर में भी चेंज आ जाएगी। जैसे हमारा गार्डन पी है, उसमें जो जीन स्टार्च की सिंथेसिस को कंट्रोल करती है वही जीन सीड के शेप को भी कंट्रोल करेगी, और स्टार्च के अमाउंट को, कि कितना स्टार्च का अमाउंट स्टोर होगा, वो भी यही जीन कंट्रोल करेगी। तो इस तरह से प्लियोट्रॉपी आ गया वो फिनोमिना जिसमें एक जीन एक करेक्टर से ज्यादा करेक्टर्स को कंट्रोल करे। अब इसका ही बिल्कुल कन्वर्स है, ऑपोजिट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।
हमारा नेक्स्ट डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म। इसमें क्या है, इस प्लियोट्रॉपी में क्या था, एक जीन बहुत से करेक्टर्स को कंट्रोल कर रही थी। तो यहाँ पे रिवर्स आ जाता है कि एक करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स। ठीक है, तो इसका बिल्कुल रिवर्स हो गया। यहाँ पे बहुत सारे जीन्स जो हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, वो एक करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अब जिसकी वजह से क्या होगा, एक करेक्टर को कंट्रोल होने के लिए वो सभी जीन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि मोर देन वन पेयर ऑफ फैक्टर्स इज कंट्रोलिंग अ सिंगल करेक्टर, मैनी जीनोटाइप्स आर पॉसिबल। बहुत से जीनोटाइप्स बन सकते हैं, और क्योंकि बहुत सारे जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं तो अ वाइड रेंज ऑफ फिनोटाइप्स आर आल्सो देयर, कि बहुत सारे जीनोटाइप्स बन रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन भी होगी, बहुत सारे करेक्टर्स, बहुत सारे जो फिनोटाइप्स हैं वो भी हमारे सामने आएंगे। मतलब एक ही करेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स हमारे सामने आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो जीन्स का इफेक्ट है, वो जो उन जीन्स का जो एक करेक्टर को कंट्रोल करेंगी, उनको हम पॉलीजेनिक जीन्स कहेंगे, पॉलीजीन्स कहेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉलीजीन्स का इफेक्ट जो है वो एडिटिव होगा। एडिटिव अभी मैं बताती हूँ आपको क्या मतलब है इसका, कि देखिए जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने किया था, जैसे कैपिटल टी, एनी इंडिविजुअल शोइंग कैपिटल टी दिस टाइप ऑफ जीनोटाइप दे विल बी टॉल। और ये होमोजाइगस था टॉलनेस के लिए, तो ये हेटेरोजाइगस था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये भी टॉल होगा। इन दोनों में, इनके दोनों की हाइट में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। ये नहीं है कि इसमें दो डोमिनेंट है तो ये इसमें सिंगल एक ही डोमिनेंट फैक्टर है तो इसकी, इस ऑर्गेनिज्म की हाइट इससे डबल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब कैपिटल टी कितने हैं वो हाइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहे थे, जबकि यहाँ पे अगर हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखेंगे तो कितने डोमिनेंट फैक्टर्स हैं वो उस करेक्टर के एक्सप्रेशन पे इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या आ जाता है, बहुत से इंटरमीडिएट, बहुत से फिनोटाइप्स हमें सामने आ जाते हैं कि कितने डोमिनेंट फैक्टर्स हैं, इस बेसिस पे एक करेक्टर पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और इसमें देखने वाली बात क्या है कि जो एक्सट्रीम फिनोटाइप्स हैं, एक्सट्रीम फिनोटाइप्स कौन से आ गए, एक तो फिनोटाइप आ गया जिसमें सारे जो फैक्टर्स हैं वो डोमिनेंट होंगे, दूसरा फिनोटाइप आ गया जिसमें सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिसेसिव होंगे। ठीक है, तो ये दो एक्सट्रीम फिनोटाइप्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं, और जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स हैं वो मोर फ्रीक्वेंट हैं, वो ज्यादा होंगे। अब बहुत सी एग्जांपल्स हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, जैसे ह्यूमन बीइंग की हाइट है, ह्यूमन बीइंग में स्किन कलर है, और अगर हम वीट में देखें तो कलर ऑफ द कर्नल, तो ये सारे जो हैं वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करते हैं। क्यों, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जीन्स का इफेक्ट जो है वो एडिटिव होता है, जिसकी वजह से हम इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। चलिए एक यहाँ पे स्किन कलर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, ह्यूमन बीइंग की स्किन कलर का। तो हमने क्या, ये जो स्किन कलर है वो भी क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करता है। तो देखो ये जो ह्यूमन बीइंग में स्किन कलर है, इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर ऑफ फैक्टर्स। 3 पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं जो स्किन कलर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो 3 पेयर ऑफ फैक्टर्स मीन्स 6 जीन्स। ठीक है, तो अगर 6 जीन्स हम इनको अगर रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स से A B C, ठीक है, तो 6 जीन्स, अगर 6 के 6 जीन्स डोमिनेंट हैं तो मतलब है कि 6 हर एक जीन जो कलर के, स्किन कलर के लिए प्रोडक्ट बना रही है। तो जिसकी वजह से देखो एक जीन इसने अपना प्रोटीन बनाया, दूसरी ने, तीसरी ने, चौथी ने, इस तरह से 6 जीन्स ने प्रोडक्ट बनाया, कलर बनाया, तो कलर ज्यादा निकला, ज्यादा उसमें पिगमेंटेशन आई। ठीक है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसमें ये 6 के 6 फैक्टर्स डोमिनेंट होंगे, उस ह्यूमन बीइंग का कलर एकदम ब्लैक होगा, मतलब वो नीग्रो होगा। अगर 6 के 6 ये फैक्टर्स रिसेसिव होंगे, 6 के 6 जीन्स अगर रिसेसिव होंगी
तो वो ह्यूमन बीइंग फेयर होगा। अब ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ ये फेयर ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर एकदम से ब्लैक ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनके बीच वाले भी तो कलर रेंजेस हैं, ठीक है। तो उनमें अभी हम देखते हैं बीच वाली कलर रेंजेस कैसे और कब होंगी। देखो अगर 5 डोमिनेंट जीन्स हुई, मतलब इन 6 में से 5 जीन्स सपोज डोमिनेंट है, कोई भी एक रिसेसिव हो जाए, सपोज फर्स्ट ए इज रिसेसिव, ठीक है, तो बाकी के ए बी बी सी सी डोमिनेंट हुए, तो 5 अगर डोमिनेंट हुए तो वो वेरी डार्क ब्राउन हुआ, मतलब एक जीन ने कलर प्रोड्यूस नहीं किया, बाकी के तो प्रोड्यूस कर रहे हैं इफेक्ट, लेकिन एक ने नहीं किया, तो मतलब थोड़ा सा कलर कम हो गया। 4 जीन्स अगर डोमिनेंट है तो डार्क, अगर 5 जीन्स है तो वेरी डार्क ब्राउन, अगर 4 जीन्स है डोमिनेंट तो डार्क ब्राउन, 3 जीन्स है डोमिनेंट तो मुलेटो, 2 है तो लाइट ब्राउन, 1 है तो वेरी लाइट ब्राउन। अगर कोई भी डोमिनेंट नहीं है, मतलब कोई भी कलर, कोई भी फैक्टर अपना कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म फेयर होगा। और अगर एक क्रॉस बनाई जाए इन फेयर और नीग्रो की, तो जो F1 हाइब्रिड्स होंगे उनमें सारे के सारे इंटरमीडिएट या मुलेटो टाइप के ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ठीक है। और इसकी F2 जनरेशन में 64 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इसके F2 जनरेशन में 64 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो ये आपकी होम असाइनमेंट है, एक क्रॉस बनानी है आपको फेयर और नीग्रो में, और फिर F2 में, फिर उसकी F2 बनाना है। अगर इसमें आपको गैमीट फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम आती है या आपके कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है तो प्लीज डू आस्क मी, ठीक है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ जिससे हम फिनोटाइप्स, यहाँ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में नंबर ऑफ फिनोटाइप्स फाइंड आउट कर सकते हैं और नंबर ऑफ जीनोटाइप्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूले यूज करेंगे 2n+1, जहाँ n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स कंट्रोलिंग अ करेक्टर, ठीक है। एंड नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला 3n. Again, n is the number of pair of factors controlling that character. Okay, that was all about polygenic inheritance. तो स्टूडेंट्स अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो थ्योरी है इट वाज प्रपोज्ड बाय सुटॉन एंड बॉवरी इन 1902। एक्चुअली क्या था, 1900 में जब ये मेंडलिज्म रीडिस्कवर हुआ तो उसके बाद जेनेटिक्स की स्टडीज जो थी वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गई। साइटोलॉजी या सेल डिवीजन वगैरह को अब बहुत ज्यादा फोकस उस पर करने लग पड़े। और उस टाइम पे क्या था, माइक्रोस्कोपी भी काफी एडवांस थी, तो जिसकी वजह से माइक्रोस्कोप्स को यूज करके सेल डिवीजन को भी स्टडी किया जा रहा था। तो सेल डिवीजन को स्टडी करते करते क्या देखा गया कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मेंडेलियन फैक्टर्स के करेक्टर्स ही शो करते हैं। तो मतलब मेंडेलियन फैक्टर्स पैरेललिज्म शो कर रहे थे विद दोज स्ट्रक्चर्स, और इन स्ट्रक्चर्स को बाद में क्रोमोसोम्स कहा गया, ठीक है। क्रोमो मीन्स कलर्ड एंड जोम्स मीन्स बॉडीज, सो कलर्ड बॉडीज, क्योंकि ये स्टेन हो जाते थे तो कलर्ड दिखते थे माइक्रोस्कोप्स में, तो इसीलिए इनको क्रोमोसोम्स कहा गया। अब देखते हैं वो फीचर्स क्या थे जिसमें मेंडेलियन फैक्टर्स और क्रोमोसोम्स में पैरेललिज्म देखा गया। तो क्या थे कि जो मेंडेलियन फैक्टर्स हैं, मेंडेलियन फैक्टर्स मतलब हमने किया था कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 फैक्टर्स हैं, इन्हीं फैक्टर्स को बाद में जीन्स कहा गया, एलिलोमॉर्फ्स कहा गया, एलील्स कहा गया। तो ये जो फैक्टर्स हैं, हमने ये जो मेंडेलियन फैक्टर्स हैं ये क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है इन अ लीनियर पैटर्न। अगर हम इस लीनियर लाइन को, अगर हम इस लीनियर स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम मान लें तो इसके ऊपर ए बी सी ये मेंडेलियन फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से ये जो मेंडेलियन फैक्टर्स हैं ये क्रोमोसोम्स पे लीनियर अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। सो दिस इज व्हाट इट मींस, क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ द मेंडेलियन फैक्टर्स, ठीक है। और देखिए जो मेंडेलियन फैक्टर्स हमने किया था कि एक जैसे 2 फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, तो वैसे ही सेल में एक जैसे 2 क्रोमोसोम्स भी देखे गए। इन सिमिलर क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। सो बोथ अकर इन पेयर। अब देखिए जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, हमने मेंडलिज्म में क्या किया
कि एक जैसे जो दो फैक्टर्स हैं उनमें से सिर्फ एक ही फैक्टर आगे गैमीट्स में पास ऑन होगा। तो सेम इज एप्लीकेबल फॉर क्रोमोसोम्स टू। सो बोथ मेंडेलियन फैक्टर एज वेल एज क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट एट गैमीट फॉर्मेशन। अब देखिए इनमें से दो में से एक चला गया, लेकिन नॉर्मल इंडिविजुअल में तो एक जैसे दो क्रोमोसोम्स होने चाहिए और एक जैसे दो फैक्टर्स होने चाहिए। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है, ये वापस रिस्टोर हो जाती है ड्यूरिंग फ्यूजन। ठीक है, तो चाहे मेंडेलियन फैक्टर हैं या क्रोमोसोम्स हैं, वो दोनों पेयर्ड कंडीशन में आ जाते हैं ड्यूरिंग फ्यूजन। सो बोथ पेयर्ड कंडीशन इज रिस्टोर्ड बाय फ्यूजन। अब देखिए कि चाहे फैक्टर्स हैं या क्रोमोसोम्स हैं, ये अपना आइडेंटिटी, नंबर और स्ट्रक्चर रिटेन करते हैं। ये ब्लेंडिंग शो नहीं करते, मिक्सअप नहीं हो जाते, चाहे ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं या नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये अपना नंबर, स्ट्रक्चर और आइडेंटिटी रिटेन करेंगे। और लास्ट ऑफ ऑल कि ये जो जैसे हमने किया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि एक जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, दे असॉर्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो सिमिलरली जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के पेयर्स हैं वो भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, इनहेरिट हो जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट पेयर्स ऑफ बोथ मीन्स मेंडेलियन फैक्टर्स एज वेल एज chromosomes segregate independently of each other. ठीक है, this was all about this chapter. Okay, thank you.